दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, इस चैप्टर का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 5 जो होने वाला है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहां पर हम पढ़ेंगे न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। अभी तक चैप्टर में आपने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी को समझा, किस तरह से ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो समझा। यहाँ पे न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में आप क्या पढ़ेंगे, तो जो हमारा नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी है, तो जैसे हमने देखा कि वो एक्सपैंडेड फॉर्म में आपको जानने को मिलता है क्या, कि उसमें ह्यूमन राइट्स मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, इस चीज को इंक्लूड किया जाता है। अब ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी की बात की जा रही है तो वो सिर्फ वायलेंस तक सीमित नहीं है, इतना हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। अब जब वो सिर्फ वायलेंस तक सीमित नहीं है तो हम एक कदम आगे की, थोड़ा और दूर की सोचते हैं। एक कदम आगे की और थोड़ा और दूर की कैसे सोचते हैं, तो वही पॉइंट मैं आपको यहां हाईलाइट करके बताऊंगा। ठीक है, तो न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स इज आवर टॉपिक। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स क्या है? न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स देखिए, तो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये एस्पेक्ट थे नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी के, एंड दीज एस्पेक्ट्स फोकसेस ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ थ्रेट्स टू सिक्योरिटी। तो नाउअडेज सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट लिमिटिंग टू प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। आपको बॉर्डर्स के बाहर सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो सारे एस्पेक्ट भी जो कहीं ना कहीं क्या है, जो कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर है, जो ह्यूमन सिक्योरिटी पे फोकस कर रहे हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स जो कहीं ना कहीं ग्लोबल सिक्योरिटी पे फोकस कर रहे हैं, दोज आर आल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड दैट इज द फोकस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। और उसी में हम क्या कर रहे हैं, उसी में हम जैसे देखेंगे तो चेंजिंग नेचर ऑफ थ्रेट जो है उसको कंसीडर करते हुए जो कुछ कॉमन थ्रेट्स हैं वो क्या है, जो कुछ कॉमन थ्रेट्स हैं वो है टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन और हेल्थ एपिडेमिक्स। समझ में आया? तो ये सारे कुछ थ्रेट जो इन्हें हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो सम ऑफ दीज थ्रेट्स आर, सबसे पहला टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन, हेल्थ एपिडेमिक्स। इन सबको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, इन सबको हम जानते हैं। देखिए क्लियर है? तो टेररिज्म की अगर हम बात करें तो टेररिज्म क्या है? टेररिज्म रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट्स सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है, टेररिज्म में क्या जाएगा? सबसे पहला अगर न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट देखें तो पहले हम ये देख रहे थे कि बाहर से एनिमी हमला कर सकता है हमारी आर्मी के ऊपर, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, बाहर से एनिमी आके हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला कर सकता है, एंड दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ टेररिज्म। ठीक है, वो एक टेररिज्म का पार्ट बन गया। समझ में आया पॉइंट? तो इंटरनेशनल टेररिज्म इन्वॉल्व दिस। टेररिज्म है क्या? दिस रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट्स सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। पॉलिटिकल वायलेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, पॉलिटिकल वायलेंस मतलब यह है कि वो जो हिंसा हो रही है ना, देखो अच्छे से समझना, एक आतंकवादी का कभी भी जो वो होता है पर्सपेक्टिव, या फिर कह सकते हैं कि उसका जो मिशन होता है वो ये नहीं होता कि 4 लोगों की जान लेना है। उसका मिशन ये होता है कि देश के 4 लोगों की जान लेके देश की सरकार के ऊपर धब्बा लगाना है एक तरह से। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब एक पॉलिटिकल वायलेंस है वो एक तरह का। यहाँ पे जो लिखा है ना कि टेररिज्म क्या है, कि टेररिज्म रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस, एंड व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पॉलिटिकल वायलेंस। तो इस शब्द का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव आपको लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। दो उस प्रोसेस में नुकसान अल्टीमेटली लोगों का ही होता है, आम जनता जनार्दन का होता है, लेकिन मिशन और कह सकते हैं जो बैक ऑफ द माइंड ऑब्जेक्टिव रहता है, वो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि दे एम टू टारगेट ऑन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। फाइन, तो टेररिज्म इज अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, जिसके चलते क्या होता है, पॉलिटिकल वायलेंस क्रिएट किया जाता है, विच इज टारगेटिंग द सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। फाइन, तो इंटरनेशनल टेररिज्म इन्वॉल्व द सिटीजंस और टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री। आज आप देख रहे हैं कि टेररिज्म इज नॉट लिमिटेड टू एनी स्पेसिफिक रीजन और एनी स्पेसिफिक कंट्री। इंटरनेशनल लेवल पर आप क्या देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर आप देख रहे हैं कि सिटीजंस और टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री आर इन्वॉल्व इन टेररिज्म। बड़े बड़े जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मतलब वो भी पूरा एक सिस्टम चला रहे हैं, तो दे आर रिक्रूटिंग दी इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है कि आप सुसाइड बॉम्बर बनो, आप लोगों के ऊपर हमला करो, इस सरकार को हिलाओ, उस सरकार को हिलाओ। ठीक है, तो इस तरह से टेररिज्म इज अ न्यू थ्रेट एंड इट इज अ थ्रेट फॉर ऑल द नेशंस अराउंड द वर्ल्ड। क्लियर हुआ? टेररिस्ट ग्रुप्स seek to change a political context or condition that they do not like by force or threat of force। टेररिस्ट ग्रुप्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, तो वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट और सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे सीरिया में, ठीक है,
सीरिया में, इराक में, यहां क्या करने की कोशिश की गई थी आईएसआई जब था, तो यहां पे पॉलिटिकल सिस्टम को बदल दिया, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट को, पॉलिटिकल कंडीशंस को पूरा चेंज कर दिया, सीरिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया आईएसआई ने। क्लियर है? दैट दे डू नॉट लाइक बाय फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स, तो वो फोर्स की मदद से और या फिर फोर्स के नाम पे धमका के टेररिस्ट ग्रुप क्या करते हैं, पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बदल कर रख देते हैं, है ना। फिर क्या होता है, सिविलियंस टारगेट आर यूजुअली चोजन टू टेरराइज द पब्लिक and to use the unhappiness of the public as a weapon against the national governments or the other parties in conflict। अब यहां पे टेररिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं बहुत सीधा सा, कि सिविलियन प्लेसेस पे हमला किया जाता है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी वो क्या करेगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जब मुंबई में हमला हुआ था तो हमने क्या देखा, जबकि ताज होटल एक सिविलियन प्लेस जो है वहां पे उन्होंने हमला किया, वहां पे हमला करके क्या है, वो लोगों के मन में दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो उन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे दोज हु आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, या फिर लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करके, क्योंकि अल्टीमेटली लोग तो बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर काम है सरकार का, तो लोग क्या करें, सरकार के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर जाए और वो वहां का पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, पॉलिटिकल कंडीशन को बदलने में सक्सेसफुल हो जाए, उनके जो बोलते हैं ना मंसूबे हैं जो वो कामयाब हो जाए। समझ में आया? तो ये पूरा क्रक्स है टेररिज्म का, कि हाउ टेररिज्म इज अ source of threat, new source of threat. What is terrorism? What are the aspects associated with terrorism? तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि क्या टेररिज्म है, क्लियर हुआ क्या टेररिज्म है। अब आगे अगर देखिए टेररिज्म काम कैसे कर रहा है आज के समय में, अगर दुनिया में देखा जाए तो द क्लासिकल केस ऑफ टेररिज्म इन्वॉल्व्स हाईजैकिंग प्लेन्स, टिकट लेके चढ़ जाते हैं ऊपर, फिर क्या करते हैं वो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। अब ऐसा है ना कि ऊपर से आप नीचे प्लेन ऐसे लैंड तो करवा नहीं सकते कहीं भी कि 500 रुपए ले ले और लैंड करवा दे, तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक तरह से वो प्लेन को हाईजैक कर लेना, फिर अपनी डिमांड्स पूरी करवाना, प्लांटिंग बॉम्ब्स इन ट्रेन्स, ठीक है, दिस इज वन इंसिडेंट, कैफेज, मार्केट्स एंड अदर क्राउडेड प्लेसेस, ठीक है। तो ये उनका टेररिस्ट का काम करने का तरीका हो गया सिंस 11 सितंबर 2001, ठीक है, 9/11 का जो इंसिडेंट है। तो देखो एक चीज मैं बताता हूं, इंडिया बीइंग अ कंट्री सफरिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, लंबे समय से इंडिपेंडेंस के बाद से हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सफर कर रहे हैं, हम लोगों ने हमेशा इस चीज की गुहार उठाई है कि वी शुड टेक एक्टिव स्टेप्स ऑन द पार्ट ऑफ टेररिज्म, लेकिन हमारी तब बात को क्या बोल के नकार दिया जाता था कि टेररिज्म इज अ फिनोमिना विच इज एसोसिएटेड टू सम साउथ एशियन कंट्रीज, तो वो वहीं तक सीमित है, हमारे देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वगैरह बोला करते थे। फाइन, फिर क्या होता है, फिर जिस अगर आप देखोगे तो 9/11 का जो इंसिडेंट होता है, जब देखो जान कहीं भी जाती है, ह्यूमन बीइंग्स अल्टीमेटली सफर करते हैं, एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज रॉन्ग, लेकिन यहां पे क्या हुआ 9/11 के स्टेप के बाद में, मतलब 9/11 के इन फेमस इंसिडेंट के बाद में क्या होता है, जब यूएसए पे हमला होता है, यूएसए पे जैसे जब आप देखते हो क्या कि यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो जाता है, उनके पेंटागन हाउस पे हमला हो जाता है, तो उसके बाद उन्हें समझ आता है कि नहीं यार टेररिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे ऊपर भी आ सकती है, ठीक है। तो सिंस 11 सितंबर 2001 when terrorists attacked the World Trade Center in America, other governments and public have paid more attention to terrorism, though terrorism itself is not new, ठीक है। तो टेररिज्म नई चीज नहीं, लेकिन 9/11 के इंसिडेंट के बाद में, अब क्योंकि अमेरिका जो है, तो अमेरिका इज वी कैन से इज हैविंग अ हेजेमनी इन द वर्ल्ड, तो अमेरिका को जो मतलब हमें बीमारी थी, जब तक वो बीमारी नहीं थी, अमेरिका को जब वो बीमारी लग गई तो फिर उसके लिए क्या वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट चालू हो गए, समझ में आया वो चीज है। तो इन द पास्ट, और इसी अटैक के बाद में अमेरिका क्या होता है, अलर्ट होता है, स्टेप्स लेना चालू करते हैं, तो अभी आगे उसको एक बार और एसोसिएट करवाऊंगा मैं, क्लियर हुआ। इन द पास्ट मोस्ट ऑफ द टेरर अटैक्स हैव अकर्ड इन मिडिल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड साउथ एशिया, सो दिस इज समथिंग which can be said as a new source of threat, ठीक है। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में आपका पहला ये आ गया, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में टेररिज्म, समझ में आया। अगला आता है ह्यूमन राइट्स, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में अगला आता है ह्यूमन राइट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स से आपको क्या समझ में आता है, देखो तो ह्यूमन राइट्स में क्या जाएगा, ह्यूमन राइट्स हैव कम टू बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार, मानव अधिकारों को आप 3 सेट में समझ सकते हो कि किस किस तरह के राइट्स, बीइंग अ ह्यूमन व्हाट आर द राइट्स व्हिच वी हैव। तो इस आप क्या देख रहे हैं, एक तो हमारे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, वोटिंग राइट्स, ये सारा सब कुछ, ठीक है। तो बोलोगे सर हाँ ये तो अच्छी चीज है, थ्रेट कैसे हो गई, लेकिन ह्यूमन राइट्स को न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट में ऐसे कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि आज आप बात कर रहे हो नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी जो है, तो उसमें आप ह्यूमन बींग्स को कंसीडर करके चल रहे हो, और वही ह्यूमन बींग्स अगर सेफ नहीं है तो वो एक तरह का थ्रेट हुआ ना, कि क्यों सेफ नहीं है, क्या मुसीबतें, क्या समस्याएं हैं, समझ पा रहे हो पॉइंट को। तो वो न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में हम ह्यूमन राइट्स पढ़ते हैं, क्लियर हुआ, वो न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में हम ह्यूमन राइट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज पॉलिटिकल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, ठीक है। द सेकंड टाइप इज इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, सेकंड टाइप का इकोनॉमिक और सोशल राइट्स जो है वो सेकंड टाइप के
राइट्स में आ जाएगा। द सेकंड टाइप इज इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, एंड द थर्ड टाइप इज इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स में क्या है कि एक इंसान के जीने के लिए उसे ऐसा नहीं कि बस क्या आपने अधिकार दे दिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी सिमरन, नहीं। सेकंड टाइप ऑफ राइट्स में इकोनॉमिक और सोशल राइट्स से जब हम जब बात करते हैं तो उसमें क्या कंटेक्स्ट जोड़ा जा रहा है कि इकोनॉमिकली भी उसके पास कुछ अधिकार होना चाहिए कि वो अपना जीवन यापन कर सके, सामाजिक रूप से वो सशक्त होना चाहिए कि वो समाज में रह सके, ऐसे। और थर्ड टाइप ऑफ राइट इज राइट ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल और एथनिक एंड इंडिजीनियस माइनॉरिटीज, ठीक है। तो तीसरा तरह का राइट ये भी होना चाहिए ह्यूमन राइट्स में कि अगर कोई कॉलोनाइज्ड है, कॉलोनाइज्ड मतलब क्या कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स कब्जा करके चले गए। अब कब्जा करके चले गए इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा तेल निकाल दे पूरा, समझ में आया, हमारे भी कुछ अधिकार होना चाहिए, जीवन तो हमारे अंदर भी है, जान हमारे अंदर भी है, ठीक है। कॉलोनाइज्ड पीपल और एथनिक एंड इंडिजीनियस माइनॉरिटीज जो है, जो वहां की एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे तुत्सीज और हुटू ट्राइब्स के बीच में आप देखते हैं कि रवांडा और अफ्रीका में क्या होता है, बहुत ज्यादा मैसाकर वगैरह होता है, जेनोसाइड होता है, भी आगे पढ़ेंगे। तो वहां क्या है कि वहां की एथनिक पॉपुलेशन, इंडिजीनियस माइनॉरिटीज जो है, जो कम संख्या में, उन लोगों के साथ अत्याचार ना हो। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, दीज आर सम ऑफ दी ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक सोशल राइट्स, राइट्स ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल। सो दिस इज बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड कि हाँ ये बात सही है, चलो ये एक्सेप्ट कर लिया हमने। लेकिन यहाँ पे एक डिलेमा जो है, वो डिलेमा क्या है कि while there is a broad agreement on this classification, there is no agreement on which set of rights should be considered as universal human rights, nor what the international community should do when rights are being violated. समझ में आया पॉइंट क्या है? देखो यहाँ पे आपको पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। क्या चीज कि ये चीज तो सब एग्री कर रहे हैं कि हाँ, ह्यूमन राइट्स में पॉलिटिकल राइट्स, सोशो इकोनॉमिक राइट्स होना चाहिए, कॉलोनाइज्ड पीपल के राइट होना चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन पॉइंट ये है, देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन विच सेट ऑफ राइट शुड बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। किन तरह के अधिकारों को आप यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स मान के चलोगे, इस पे एक समस्या है, ठीक है। नॉर व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड डू व्हेन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, ठीक है। आप राइट्स की बात करो तो किस तरह के राइट्स को आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरह एक्सेप्ट करोगे, और अगर वायलेट हो जा रहे हैं मान लो, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करे, इस पे कोई कॉमन कंसेंसस नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, दे वर बीइंग वायलेटेड एंड दे विल बी वायलेटेड, बट वी हैव टू शो द कंसर्न कि हाउ वी कैन स्टॉप देम। समझ में आया? शो द कंसर्न एंड टेक कंक्रीट स्टेप्स आल्सो। सिर्फ कंसर्न दिखाने से कुछ नहीं हो जाएगा, कदम भी उठाना पड़ेगा कि कैसे हम ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो थ्रेट्स टू ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो सिंस 1990s डेवलपमेंट्स सच एज इराक्स इन्वेजन ऑफ कुवैत, ठीक है, इराक का कुवैत में इन्वेजन, एयरलिफ्ट मूवी देखिए, एयरलिफ्ट, ठीक है, तो उसमें वो पूरा सिनेरियो है सद्दाम हुसैन वगैरह वाला। तो सिंस द 1990s डेवलपमेंट सच एज इराक्स इन्वेजन ऑफ कुवैत, द जिनोसाइड इन रवांडा, इसमें भी एक मूवी शायद होटल रवांडा, ठीक है, तो उसके बाद उसमें बताया गया है सारा सब कुछ। एंड द इंडोनेशियन मिलिट्रीज किलिंग ऑफ पीपल इन ईस्ट तिमोर। अब ईस्ट तिमोर में जैसे अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या है, भाई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते ईस्ट तिमोर में बहुत सारे लोगों की जान वहीं की मिलिट्री के द्वारा ली जाना, फाइन, इंडोनेशिया में। तो हैव लेड टू द डिबेट ऑन वेदर और नॉट द यूएन शुड इंटरवीन टू स्टॉप ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस। और ये सब कब हो रहा है? ये सब हो रहा है जब क्या है, जब यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, और ये दिस इज समथिंग व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन द मॉडर्न टाइम पीरियड, 1990s के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या यूएन को इंटरवीन नहीं करना चाहिए ह्यूमन राइट्स को रोकने के लिए? क्यों? क्योंकि when we are talking about the non-traditional aspect of security, so we are including human beings as the core of non-traditional notion of security. तो human beings के साथ जब गलत हो रहा है तो इंटरवीन करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को, ठीक है। तो there are those who argue that UN Charter empowers the international community to take up arms in defense of human rights. कुछ लोग ये बोलते हैं कि यूएन चार्टर में ये प्रोविजन है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं उन्हें खड़ा हो जाना चाहिए अपने हथियार ले लेके, कि जब भी किसी के साथ मतलब जहां गलत होता दिखे तो अपने हथियार निकाल लेना चाहिए हमें, और उस जिसके साथ गलत हो रहा है ह्यूमन राइट्स, जिसके वायलेटर, उसकी रक्षा करना चाहिए। और वहीं पे दूसरे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि चार्टर में है तो सही कि हथियार की मदद से ह्यूमन राइट्स को रोका जाए, लेकिन क्या होता है कि नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल स्टेट्स विल डिटरमाइन व्हिच इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन द यूएन विल एक्ट अपॉन। अमेरिका तब तक ह्यूमन राइट्स पे एक्ट नहीं करेगा जब तक अमेरिका को उससे कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिका को नुकसान हो रहा तो ह्यूमन राइट्स का हवाला देके उतर जाते हैं, अमेरिका को फायदा हो रहा है तो भी उतर जाते हैं वो लड़ाई में। जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि 9/11 का जब अटैक हुआ तब अमेरिका का सिर ठंडा गया कि नहीं, अब टेररिज्म को कंट्रोल करना है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्रेट है ये, ठीक है। तो अमेरिका ने तब क्या किया, तब उसने अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया। आपको ध्यान हो तो ग्वांटानामो बे में उसने क्या करा, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी नेशन से क्या किया गया, लोगों को उठा लिया और लोगों को उठा के वहां जेल में डाल दिया। यूनाइटेड नेशंस भी एक तरफ, सब एक तरफ, उसने अपने एंड पे क्या कर दिया, फोर्स का इस्तेमाल कर लिया
किस चीज के लिए? अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए. सो दिस इज द पार्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. क्या कि ह्यूमन राइट्स आर द न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट. ठीक है, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में मतलब ह्यूमन राइट्स को भी बचाने की जरूरत है. अब ह्यूमन राइट्स को बचाने की जरूरत तो है, लेकिन समस्या यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को किन ह्यूमन राइट्स को कंसीडर करने की के ऊपर निर्णय लेना चाहिए, ये सारी चीजें. और कुछ इंस्टेंसेस ये शो करते हैं क्या कि एक सेक्शन ये है जो बोलता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सच एस यूएन वगैरह को एक्शन लेना चाहिए, और दूसरा सेक्शन ये बोलता है कि एक्शन तो लेना चाहिए लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस कहां एक्शन लेगा वो डिटरमाइन करेगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट कितना इनसिक्योर हो रहा है या सिक्योर हो रहा है उस एक्शन से. समझे मेरी बात? ये चीज हो गई. अगला न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट की अगर हम बात करें तो अगला न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट है ग्लोबल पॉवर्टी. ग्लोबल पॉवर्टी इज अनदर मेजर थ्रेट. कंटेक्स्ट समझो, ग्लोबल पॉवर्टी कैसे थ्रेट हो सकती है. तो मैं भी कह रहा हूं ना कि नॉन ट्रेडिशनल नोशन में आप ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रख रहे हो. तो ह्यूमन बीइंग के सामने एक सबसे बड़ी समस्या, एक दानव बन के कोई खड़ा था, वो गरीबी खड़ी है. क्यों? क्योंकि व्हेन पॉवर्टी इज देयर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इज ऑलरेडी लैकिंग. जैसे जब गरीबी होती है तो ना शिक्षा होती है, ना मतलब आप कह सकते हो सुरक्षा होती है, ना पानी होता है, ना खाना होता है. तो उस कारण से क्या है कि गरीबी एक तरह से और विकास को रोक देती है. समझ में आया? गरीबी विकास को और तेजी से रोक देती है. तो इसी के चलते क्या है कि ग्लोबल पॉवर्टी जो है, तो ग्लोबल पॉवर्टी इज अनदर मेजर थ्रेट. उसका कंटेक्स्ट बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ एट 760 करोड़ विल ग्रो टू नियरली 1000 करोड़ बाय द मिडिल ऑफ 21st सेंचुरी. 21st सेंचुरी आते आते क्या होगा, पॉपुलेशन जो है तो वो 1000 करोड़ हो जाएगी. एंड यू पीपल माइट हैव गॉट दी बैड न्यूज कि अभी कल परसों हमने टच कर दिया 8 बिलियन का बेंचमार्क. तो बहुत हो गए. ठीक है, तो करंटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स इन जस्ट 6 कंट्री. और यहां पे भी जैसे देख रहे हैं जो एकदम गुब्बारे की तरफ फुले जा रही है ना वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जैसे आप देखोगे हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स इन 6 कंट्रीज. वो क्या है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया. मात्र इतने देशों में ही क्या हो रहा है, मात्र इतने देशों में ही आधे विश्व की जनसंख्या पल रही है और बढ़ रही है. Among the world's poorest countries, population is expected to triple in the next 50 years. और जितने गरीब देश है वहां पे क्या हो रहा है कि लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हो, लैक ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हो, उन सारी चीजों के चलते क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो ट्रिपल रेट से बढ़ रही है. फाइन. हाई पर कैपिटा इनकम एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ मेक्स रिच स्टेट्स और रिच सोशल ग्रुप्स गेट रिचर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही है. ठीक है, मतलब आप यहाँ पे ये पॉइंट समझो अच्छे से. पुअर नेशंस जो है तो वहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन वहीं पे जो गरीब देश हैं, गरीब देश में पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ जाएगी, और जो अमीर देश है वहां पे पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है. क्यों? क्योंकि अमीर देशों में जैसे अगर आप देखेंगे तो पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग शादी नहीं कर रहे हैं. पेरेंट्स डू नॉट प्रेफर टू हैव मोर चाइल्ड. ठीक है, एक ही बच्चा चाह रहे हैं उस तरह से. तो वहां पे पॉपुलेशन श्रिंक भी कर रही है. ठीक है, हाई पर कैपिटा इनकम एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ मेक्स रिच स्टेट्स और रिच सोशल ग्रुप्स गेट रिचर. अब क्या हो रहा, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, बहुत लो है. इनकम जो है तो इनकम लेवल हाई है. तो इस कारण से क्या हो रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, रिच कंट्रीज है, वहां पे पॉपुलेशन इज बिकमिंग रिच. whereas low income and high population growth rate enforced each other to make poor states and poor groups get poorer. ठीक है, लेकिन जो poor states हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज है और इनकम ग्रोथ बहुत कम है. इस कारण से गरीब और गरीब होते जा रहे हैं. ठीक है, तो ये मैंने आपको ग्लोबल कंटेक्स्ट समझाया कि ग्लोबल कंटेक्स्ट मतलब ये कंटेक्स्ट देखो कि वर्ल्ड वाइड क्या सिचुएशन है. अब इस स्थिति के चलते कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, अमीर देश और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, गरीब देश और गरीब हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है. तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे ग्लोबल पॉवर्टी भी एक क्या बन जाएगी, एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा, एक न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट बन जाएगा. क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी रिसाइड्स ऑन सिक्योरिंग अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर द सिटीजंस, फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. व्हाट वी कैन सी इन दिस कंटेक्स्ट, इस पूरी स्थिति में आपको समझ में आ रहा है कि वो देश जो व्यवस्थित है उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है क्योंकि हाई इनकम ग्रुप है, पॉपुलेशन पे कंट्रोल है. लेकिन यहाँ पॉपुलेशन फूटते जा रही है. ठीक है, एक टाइम बॉम्ब की तरह ये टिकल टिकल करते जा रही है और एक दिन फूटेगी. जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो रिसोर्सेज का क्रंच आना तय है. ठीक है, तो रिच एंड पुअर के कंटेक्स्ट में देखें, so this disparity contributes to the gap between the northern and southern countries of the world. ठीक है, within the south disparities have also sharpened as a few countries have managed to slow down population growth and raise income while others have failed to do so. समझ में आया? तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, this disparity contributes to the gap between the northern and southern countries of the world. Within the south disparities have also sharpened. ठीक है, साउथ में भी आप देख रहे हैं disparities
मतलब ये पॉइंट समझना, रिच एंड पुअर जो मैंने बताया ना वो कैसे डेवलप हो रहा है। तो जैसे हम वर्ल्ड को नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही वर्ल्ड को हम इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में भी एक नदर्न डेवलप्ड कंट्रीज का पार्ट कर लेंगे। देखो ऑस्ट्रेलिया है साउथ में लेकिन उसको नॉर्थ में जोड़ा जा रहा है, क्यों? अल्टीमेटली वो एक डेवलप्ड कैटेगरी में आ गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। वैसे ही वर्ल्ड का ये वाला जो हिस्सा है, तो जैसे एशिया का पार्ट हो गया, अफ्रीका का, लैटिन अमेरिका का पार्ट हो गया, तो ये क्या है, ये सदर्न वर्ल्ड में आ जाएंगे। तो ये नॉर्थ साउथ डिवाइड है, ठीक है। दिस डिस्पैरिटी कंट्रीब्यूट टू द गैप बिटवीन द नदर्न एंड द सदर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से वर्ल्ड नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, पॉवर्टी के हिसाब से। कुछ अमीर देश है तो नदर्न पार्ट हो गया डेवलपमेंट को कह सकते हैं रिच कंट्रीज को शो करता है, यहीं पे क्या है लैक ऑफ डेवलपमेंट, और पुअर कंट्रीज को शो करता है सदर्न डेवलपमेंट या फिर सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ गया? तो विद इन द साउथ डिस्पैरिटीज हैव आल्सो शार्पेंड as a few countries have managed to slow down population growth and raise incomes while others have failed to do so. ठीक है, others have failed to do so. For example, most of the world's armed conflict now take place in sub-Saharan Africa, which is also the poorest region of the world. तो वही है कि गरीबी क्या कर रही है और बहुत सारी समस्याओं को के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गई है। कन्फ्लिक्ट है वहां पे, आप क्या देख रहे हैं, वायलेंस है, पॉवर्टी है, तो वहां पे डिसीजेज है, वहां आप देख रहे हैं तो क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन है। तो वही बताया गया कि जैसे सब सहारन अफ्रीका जो है, ठीक है, यहाँ से सब सहारन अफ्रीका ये इतना, तो इस सब सहारन अफ्रीका में आपको क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे आर्म्ड कन्फ्लिक्ट जो है, अब वर्ल्ड के सबसे ज्यादा आर्म्ड कन्फ्लिक्ट यही हो रहे हैं, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बीमारियां जो है, ठीक है, वो यही फैल रही है। समझ में आ रहा है? कन्फ्लिक्ट्स, बीमारियां, ये सारी चीजें इस कारण से क्या कर दे रही है, ग्लोबल पॉवर्टी एक तरह का नया थ्रेट बन के आ रहा है। तो ये 3 थ्रेट हमने पढ़ दिया न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में। चौथा न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट क्या जाएगा आपका, वो जाएगा माइग्रेशन। अब आप बोलोगे माइग्रेशन थ्रेट कैसे हो सकता है? देखो माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ पीपल, एक जगह से दूसरी जगह लोग मूव कर जा रहे हैं। ये थ्रेट ऐसा है कि एक जगह से दूसरी जगह जब लोग मूव कर रहे हैं तो दूसरी जगह के रिसोर्सेज पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अल्टीमेटली नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी क्या कहता है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके चलता है, ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, हर चीज को देखा जाता है ना। तो वही हो रहा है। तो पॉवर्टी इन साउथ हैज लेड टू द लार्ज स्केल माइग्रेशन टू सीक बेटर लाइफ, स्पेशली बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन नॉर्थ। अभी नॉर्थ साउथ डिवाइड बताया मैंने आपको, तो नॉर्थ साउथ डिवाइड के चलते ही माइग्रेशन होता है। कैसे माइग्रेशन होता है कि साउथ की जो कंट्रीज है ना, दे आर फेसिंग वन प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं साउथ की कंट्रीज को? ऐसा लगता है कि उन्हें, आप किधर, साउथ की कंट्री में जो जनसंख्या है, उन्हें ऐसा लगता है कि यार यहाँ रिसोर्सेज की, अपॉर्चुनिटीज की कमी है, तो वी शुड मूव टुवर्ड्स नॉर्थ। और इस कारण से क्या होता है कि बहुत सारे सदर्न नेशन जो है कि रिलेटिवली लेस डेवलप्ड है, प्रॉब्लम ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, डिसीजेस ज्यादा है, तो उसके चलते वो किधर मूव कर जाते हैं, नॉर्थ की तरफ। तो ये मूवमेंट माइग्रेशन कहलाया। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? देखो इसका इंपैक्ट ये हुआ कि दिस हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शंस, नहीं है फ्रैक्शंस होगा, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रैक्शंस। ठीक है, कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रैक्शंस डेवलप हो गए कि वर्ल्ड जो है तो नॉर्थ और साउथ में तो डिवाइडेड था, और लोग जो एक पैटर्न ड्रॉ आउट कर लिया कि पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम साउथ। ठीक है, और उसी के चलते नॉर्थ के लोग जो है तो एक क्या होता है, साउथ के लोगों को एक तरह से वैसे देखने लगे, जैसे आपने देखा होगा ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में एशियन पीपल को ऐसे देखा जाता है कि दे आर एनक्रोचिंग ऑन आवर लैंड्स। समझ में आया? तो क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट में भी 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, एक माइग्रेंट्स होते हैं और एक रेफ्यूजीज होते हैं। अब देखो, तो माइग्रेशन इज अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, क्योंकि वो रीजनल इंबैलेंस, रीजनल फैक्शनलिज्म क्रिएट कर रहा है। अब पॉइंट ये है कि उसको टैकल कैसे किया जाए, तो इंटरनेशनल लॉज और नॉर्म्स जो है तो वो डिस्टिंक्शन करते हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है माइग्रेशन के फॉर्म में, ये माइग्रेंट्स 2 तरह के हो रहे हैं। कैसे? एक तो माइग्रेंट सिंपल ऐसे जा रहे हैं कि दोज हु आर वॉलंटरली लिविंग देयर होम कंट्रीज। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब पढ़ने के बाद में एक अच्छी जॉब ले लोगे, मान लो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, आप कहां चले गए, आप चले गए यूएसए में काम करने के लिए, तो यू आर वॉलंटरली मूविंग टू अदर कंट्री। ठीक है, तो एक तो आप माइग्रेंट कहलाओगे वहां पे, और दूसरे रेफ्यूजीज होते हैं, दोज हु फ्ली फ्रॉम वॉर, नेचुरल डिजास्टर और पॉलिटिकल परसिक्यूशन। और रेफ्यूजीज वो होते हैं जो भाग रहे हैं, चाह नहीं रहे, उन्हें मजबूरन छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या चीज सही है? तो वैसे माइग्रेशन को रोका जाना चाहिए, लेकिन अब अपॉर्चुनिटीज के चलते माइग्रेशन को आप नहीं रोक सकते हो, माइग्रेंट्स तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन रेफ्यूजीज जो है, तो रेफ्यूजीज तो आप रोक नहीं सकते, वो तो बेचारे परेशान है, प्रताड़ित है, तो रेफ्यूजीज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर रेफ्यूजीज किसी कंट्री में जा रहे हैं तो। ठीक है, तो स्टेट्स आर जनरली सपोज टू एक्सेप्ट रेफ्यूजीज, बट दे डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट माइग्रेंट्स, बट द केस इज रिवर्स। कंट्रीज अधिकतर क्या करती हैं, मतलब अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है फ्रॉम रेफ्यूजीज। उन्होंने बोला कि इनको कहां और पालेंगे, रखेंगे देश में हमारे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या देखने को मिलता है कि स्टेट्स
आर जनरली सपोज टू एक्सेप्ट रेफ्यूजीज बट स्टेट्स इग्नोर देम, ठीक है, एंड दे डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट माइग्रेंट्स। जरूरी नहीं कि माइग्रेंट्स एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन ब्रेन ड्रेन होता है। एशियन कंट्रीज के जो अच्छे माइंड्स रहते हैं उन्हें उठा उठा के ले जाती है वेस्टर्न कंट्रीज अपने यहाँ काम के लिए, ठीक है। तो माइग्रेशन भी एक थ्रेट था, न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब माइग्रेशन में जैसे अगर आप देखोगे ना, तो माइग्रेशन में माइग्रेंट्स हो गए, रेफ्यूजीज हो गए, वैसे ही इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल भी होते हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल कौन होते हैं? तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल मतलब क्या है कि व्हाइल रेफ्यूजीज लीव देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, पीपल हु फ्लेड देयर होम्स बट रिमेन विद इन नेशनल बॉर्डर्स आर कॉल्ड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। तो क्या हो रहा है कि एक कंट्री है, कंट्री ए, और एक कंट्री बी। अब क्या हो रहा है कि कंट्री ए में अगर दिक्कतें थी तो लोग कंट्री ए छोड़ के कंट्री बी में भाग के चले गए, तो ये रेफ्यूजीज कहलाएंगे। लेकिन यहां पे एक और कैटेगरी जो आपको समझना है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल की, जो क्या है, मान लो कंट्री के इस पार्ट में कोई समस्याएं थी तो यहां से लोग इस जगह को छोड़ के कंट्री के दूसरे पार्ट में चले गए, मतलब दे डिडंट वेंट टू अनदर कंट्रीज, वो रेफ्यूजी नहीं बने, वो अपने ही देश में अपनी जगह से निकल के कहीं दूसरी जगह चले गए, तो दे आर बीइंग इंटरनली डिस्प्लेस्ड। समझ में आया? तो ऐसे ही क्या है कि व्हाइल रेफ्यूजीज लीव देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, पीपल हु हैव फ्लेड देयर होम बट रिमेन विद इन द नेशनल बॉर्डर, नेशनल बॉर्डर के अंदर ही है लेकिन अपना घर छोड़ के आ गए, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? इंटरनली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज कहलाते हैं, जो कि जैसे कश्मीरी पंडित्स आर एन एग्जांपल। आप, आई होप आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है, ठीक है, तो आप कनेक्ट कर पाओगे। तो कश्मीरी पंडित्स दैट फ्लेड द वायलेंस इन द कश्मीर वैली इन द अर्ली 1990s आर एन एग्जांपल ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज, जो देश के अंदर ही है लेकिन अपने घर छोड़ छोड़ के दूसरी जगह चले गए। समझ में आया? अब आते हैं रेफ्यूजी इन दी वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड अराउंड देखें हम, तो वॉर्स एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इन साउथ हैव जनरेटेड मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज सीकिंग सेफ हेवेंस, ठीक है। और रेफ्यूजीज क्रिएट होने का कारण ही क्या रहता है कि लोग क्यों देश छोड़ के जाने पे मजबूर होते हैं? क्योंकि लड़ाइयां चल रही हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वहां पे जान को खतरा है। तो अब जान है तो जहान है, तो वो जहां में निकल जाते हैं दूसरी जगह अपने लिए सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। फ्रॉम 1990 टू 1995, ठीक है, 5 सालों के अंदर 70 स्टेट्स वर इन्वॉल्व्ड इन 93 वॉर्स। 70 देश 93 लड़ाइयों में उलझे रहे, और जिससे लगभग 55 लाख पीपल जो है दे हैव बीन किल्ड इन दीज इंस्टांसेस। और इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज एंड एट टाइम्स होल कम्युनिटीज have been forced to migrate because of generalized fear of violence or due to the destruction of livelihoods, identities and living environments, और this led to the refugees around the world। जैसे खास करके आप मिडिल ईस्ट वगैरह में देखेंगे तो टेररिज्म वगैरह इन सारी चीजों के चलते लाखों लोगों की तो जाने चले गई है, और करोड़ों लोग जो है अपना देश छोड़ छोड़ के, अपने घर छोड़ छोड़ के, क्योंकि वहां कुछ बचा ही नहीं है, उन्हें जाना पड़ा है, निकलना पड़ा है देश से। समझ में आया? वो केस हो गया। तो एक सोर्स ऑफ थ्रेट क्या था? माइग्रेशन। एक सोर्स ऑफ थ्रेट आपने ग्लोबल पॉवर्टी देख लिया, टेररिज्म देख लिया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, सारे सोर्स ऑफ थ्रेट को देख रहे हैं, न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट को। और एक न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट जो है जिसे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, दैट इज हेल्थ एपिडेमिक्स। अगर महामारी कोई फैलती है वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई परेशानियां, कोई कह सकते हैं बीमारियां फैलती है, तो दे ऑल्सो बिकम अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, ठीक है। तो हेल्थ एपिडेमिक्स सच एज HIV, एड्स, बर्ड फ्लू एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS have rapidly spread across countries through migration business, ठीक है, through migration business, tourism and military operations। तो अब आप कुछ बीमारियां देख रहे हैं, जैसे आप क्या देखेंगे, HIV, एड्स हो गया, ठीक है, उसके बाद में जैसे इबोला वायरस वगैरह जो हो गया, जैसे कोविड हो गया चाइना का, फाइन। तो ये सारी बीमारियां जो है, ये सारी बीमारियां कहीं एक जगह ओरिजिनेट होती है लेकिन वर्ल्ड में फैल जाती है। वर्ल्ड में कैसे फैल जाती है? इनके पैर निकल आते हैं क्या, दौड़ के चले जाती है? नहीं। आप क्या देखेंगे कि दीज डिसीजेस हैव स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज थ्रू माइग्रेशन, बिजनेस, टूरिज्म, मिलिट्री ऑपरेशंस। मल्टीपल रीजन होते हैं, ठीक है। इन मल्टीपल रीजन के कारण ये बीमारियां वर्ल्ड वाइड फैल जाती है। तो वन कंट्री सक्सेस और फेलियर इन लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ दीज डिसीजेस अफेक्ट इन्फेक्शंस इन अदर कंट्रीज, ठीक है। तो एक कंट्री अगर सक्सेसफुल हो पाई है किसी बीमारी को कंट्रोल करने में, तो वर्ल्ड को बचा लिया उसने। अगर किसी एक कंट्री ने बीमारी को कंट्रोल करने में उतना सक्सेस नहीं पा पाई है, वो फेल हो गई वो कंट्री, तो पूरे वर्ल्ड को फिर क्या कर देती है, खतरे में डाल देती है। एंड द क्लासिकल एग्जांपल इज वी शुड नॉट बी फियरफुल व्हाइल सेइंग दिस, कि चाइना ने किया है वो काम गड़बड़, ठीक है। क्या चाइना ने गड़बड़ काम किया है कि उन्होंने कोविड को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो पूरे वर्ल्ड ने सफर किया, ठीक है। तो वन कंट्री सक्सेस और फेलियर इन लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ दीज डिसीजेस अफेक्ट द इन्फेक्शन इन अदर
कंट्रीज, तो दिस इज द केस। ये हेल्थ एपिडेमिक्स वाली चीज हो गई। हेल्थ एपिडेमिक्स भी क्या है, एक न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट है जो कि क्या करता है, पूरे मैनकाइंड के लिए एक तरह से प्रॉब्लम बनता है। तो जैसे आप देखेंगे HIV एड्स एज अ हेल्थ एपिडेमिक्स, तो बाय 2003 an estimated 4 crore people were infected with HIV AIDS worldwide, two-thirds of them in Africa and half of the rest in साउथ एशिया। ठीक है, तो साउथ एशिया अफ्रीका ने ज्यादा सफर किया HIV एड्स से, वो बता रहे हैं। इन नॉर्थ अमेरिका एंड अदर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज न्यू ड्रग थेरेपीज ड्रामेटिकली lowered the death rate from HIV AIDS in the late 1990s, but these treatments were too expensive to help poor regions like Africa, where it has proved to be a major factor in driving the region backward into deeper poverty। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो डेवलप्ड कंट्रीज ने तो कैसे भी क्या करके कंट्रोल करने की कोशिश करी है इस न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट को, एक तरह से बड़ा सिक्योरिटी इशू बनने से। लेकिन आप जैसे देखेंगे तो इन सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट वगैरह जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो जो पुअर रीजन से जैसे अफ्रीका वगैरह, ठीक है, तो अफ्रीका वेयर इट हैज प्रूव टू बी मेजर फैक्टर इन ड्राइविंग द रीजन बैकवर्ड इनटू डीपर पॉवर्टी। ठीक है, तो इसके लिए बोल सकते हैं ना, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट होना भी जरूरी है, ताकि क्या हो, ताकि मतलब वही है कि पॉइंट क्या अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी जो था, तो वहां पे आप हथियार की मदद से क्या कर सकते थे, अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बीमारी आ रही है, कोविड आ रहा है, बंदूक लेके खड़े रहोगे, क्या मतलब का है? ठीक है, आपको बिठा देगा बिस्तर पे, वो समझ में आया? तो इस केस में आपको जब एनिमी आपका बदल गया तो आपको अपने टूल्स टेक्निक भी बदलना पड़ेगी। तो वहां पे आपको आपकी तैयारी क्या रहना चाहिए, नॉन ट्रेडिशनल नोशंस के लिए आपको एक रोबस्ट हेल्थ सिस्टम होना चाहिए आपके देश में। ये पॉइंट समझ में आया? अगला चीज क्या है, हेल्थ एपिडेमिक्स एज अ थ्रेट। इफ विल गो बाय दिस हेल्थ एपिडेमिक एज अ थ्रेट अगर देखा जाए तो अदर न्यू एंड पोरली अंडरस्टूड डिसीजेस सच एज इबोला वायरस, हंता वायरस, हेपेटाइटिस सी, कोविड हैव इमर्ज्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, व्हाइल ओल्ड डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगू फीवर एंड कोलेरा have mutated into drug resistance from that are forms that are difficult to treat। वैसे आप जैसे ये सारी बीमारियां देख रहे हैं, टीबी हो गया, मलेरिया, तो ये अपने आप को ऐसे म्यूटेट करके आ गई है फैंसी ड्रेस कंपटीशन बना के, क्या कि जहां उनको ड्रग्स से कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट, ड्रग्स से कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो वो हेल्थ एपिडेमिक्स क्या बन रही है, एक तरह का थ्रेट बन रही है, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। एपिडेमिक्स अमंग एनिमल्स have major economic effect since the late 1990s. Britain has lost billions of dollars of income during the outbreak of mad cow disease and bird flu, shut down supplies of poultry exports from several Asian countries। Again इस पॉइंट को समझो, क्या है कि एपिडेमिक्स अमंग एनिमल्स भी जो रही है, जैसे मैड काउ डिसीज क्या होती है पता है, गाय जो रहती हैं तो उनके ब्रेन सेल्स में छोटे छोटे क्या लगने लगते हैं, जर्म्स लगने लगते हैं, और वो ब्रेन सेल्स को खाने लगते हैं। तो क्या होता है कि कोई मूवमेंट नहीं करते हैं जानवर, थोड़े से एक तरह से ऐसे हो जाते हैं ना, नंब से हो जाते हैं, हिलना डुलना बंद हो जाता है जानवरों का। एंड दिस लेड टू दी कह सकते हैं कि स्प्रेड ऑफ डिसीज अमंग एनिमल्स, और उसी के चलते क्या है कि जैसे बहुत सारे बर्ड फ्लू वगैरह भी हो गया। तो ये क्या देख रहे हैं, 1990 से ब्रिटेन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकम जो है वो डिसअपियर हो गई है ड्यू टू दीज टाइप ऑफ हेल्थ एपिडेमिक्स अमंग एनिमल्स ऑल्सो। समझ में आया? तो बीमारियां किसी भी सेंस में और किसी की भी हो, जानवरों की हो या इंसानों की हो, ठीक है, दे आर अ सोर्स ऑफ थ्रेट फॉर द सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड। तो सच एपिडेमिक्स डेमोन्स्ट्रेट द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट, making their borders less meaningful than in the past and emphasize the need of international cooperation। तो ये पॉइंट को आपको समझना होगा, क्योंकि अगले टॉपिक में हम यहीं से कनेक्ट करेंगे। क्या कि ये सारी बीमारियां देखी हमने, ये सारे न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट देखे हमने, तो यहां पे आपको एक चीज क्या समझ में आया कि बॉर्डर्स जो है तो दे आर लेस मीनिंगफुल। क्यों? क्योंकि बॉर्डर सिक्योर करने से काम बनेगा नहीं। अब क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो किसी एक बॉर्डर तक सीमित नहीं, या फिर बंदूक लेके खड़े हो जाने से वो समस्याएं समाप्त नहीं हो जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन इंश्योर करना होगा। अगेन द कीवर्ड इज कोऑपरेशन। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में भी कोऑपरेशन की मदद से आप सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते थे, ठीक है, और वैसे ही आप क्या देख रहे हैं, नॉन ट्रेडिशनल कंटेक्स्ट में भी, नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की अगर बात करें तो कोऑपरेशन कैन अगेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाउ कोऑपरेशन कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो एक नेक्स्ट टॉपिक जो आपका शॉर्ट टॉपिक, उसमें समझेंगे हम। समझ में आया? तो दिस वाज द स्टोरी अबाउट ऑल द न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। आई होप आपको वो कनेक्ट हो रही है चीजें, ठीक है, कि कोऑपरेशन कैसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कोऑपरेशन, इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन कैसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे लेकिन एक एस्पेक्ट आपको समझना है कि सर आप बीमारियों को थ्रेट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट की तरह कंसीडर करके चल रहे हो बीमारियों को, तो कैन वी कंसीडर ऑल डिसीजेज एज अ सिक्योरिटी थ्रेट, क्वेश्चन मार्क। क्या कि सारी जितनी भी डिसीजेज हैं, ठीक है, वैसे तो फिर सारी डिसीजेज सिक्योरिटी थ्रेट हो गई है, फाइन। तो
मतलब एक सवाल है कि क्या हम हर डिसीज को सिक्योरिटी थ्रेट मान के चलेंगे? फाइन, तो यहां क्या निकल के आ रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डज नॉट मीन दैट वी कैन इंक्लूड एनी काइंड ऑफ डिसीज और डिस्ट्रेस इन द एम्बिट ऑफ सिक्योरिटी। हम न्यू कह सकते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वो न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स में हम हर प्रकार की बीमारी को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। हर प्रकार की बीमारी को इसलिए इंक्लूड नहीं कर सकते हो क्योंकि इफ वी डू दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी स्टैंड्स टू लूज इट्स कोहेरेंस। संडे 6 दिन में आता है, इसलिए मतलब 7 दिन में एक बार आता है, इसलिए संडे की तरह लगता है। अब वो संडे बार बार आ जाएगा तो फिर तो संडे की सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही अगर हर बीमारी को आप सिक्योरिटी थ्रेट मानने चल जाओगे तो फिर तो सिक्योरिटी अपनी कोहेरेंस ही खो देगा। कैसे? मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी स्टैंड्स टू लूज इट कोहेरेंस का मतलब ये कि अगर हर डिसीज को हम एक बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट की तरह मान के चलेंगे तो फिर वो सिक्योरिटी इशू ही नहीं रह जाएगा ना। फिर तो ऐसा है कि वो आम चीज रह गई, क्योंकि बीमारियां तो बहुत आम है। तो आप उस बीमारी को कंसीडर करोगे जो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे आप, जो कहीं ना कहीं किसी एक कंट्री के, किसी एक कम्युनिटी के या फिर किसी एक रीजन के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क बना देती है, जो नॉर्मल डे टू डे लिविंग कंडीशन है उनको ठप कर देती है, वो मतलब वो एक सिक्योरिटी थ्रेट कहलाएंगी। वैसी डिसीजेज एक सिक्योरिटी थ्रेट कहलाएंगी। ठीक है, पॉइंट ये आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर एन इशू इज अ सिक्योरिटी इशू और नॉट। ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई भी इशू सिक्योरिटी इशू है या नहीं है? तो टू क्वालिफाई एज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम देयरफॉर एन इशू मस्ट शेयर अ मिनिमम कॉमन क्राइटेरिया से ऑफ थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेफरेंट। रेफरेंट मतलब क्या? स्टेट और ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो अब कोई भी बीमारी एक बड़ी सिक्योरिटी इशू है या फिर नहीं है, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी बीमारी को एक कॉमन क्राइटेरिया, मतलब कंपटीशन कितना है कि बीमारियों को भी क्राइटेरिया क्वालिफाई करना पड़ रहा है अपने आप को एक सिक्योरिटी थ्रेट बनाने के लिए। जोक्स अपार्ट, जैसे अगर आप यहां देखोगे तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दैट वेदर अ इशू इज सिक्योरिटी इशू और नॉट। तो यहां पे कोई भी बीमारी सिक्योरिटी इशू तब कंसीडर की जाएगी व्हेन इट इज थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेफरेंट। रेफरेंट मतलब वो स्टेट और ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ हु। तो अगर कोई बीमारी क्या कर रही है, किसी भी एक स्टेट का या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क कर रही है, दो दी प्रिसाइज नेचर ऑफ दिस थ्रेट में डिफरेंट। मतलब प्रिसाइज नेचर ऑफ दिस थ्रेट मतलब क्या कि ऐसा है कि कितना नुकसान पहुंचा रही वो वेरी कर सकता है, किस तरह से नुकसान पहुंचा रही वो वेरी कर सकता है। लेकिन हम न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में बीमारी के साथ साथ जो दूसरे भी कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जैसे ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन। अब 4 लोग घूमने जा रहे हैं तो उसको आप सिक्योरिटी थ्रेट नहीं मान लोगे अनटिल एंड अनलेस वो चारों आतंकवादी है। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट वही है कि कोई भी थ्रेट सिक्योरिटी थ्रेट तब कंसीडर किया जाएगा व्हेन इट इज थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेफरेंट और ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, दो द प्रिसाइज नेचर ऑफ दिस थ्रेट में वेरी। फॉर एग्जांपल जैसे मालदीव्स के लिए क्या हो गया, इन मालदीव्स द पीपल में फील थ्रेटेंड बाय ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज अ बिग पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी में बी सबमर्ज्ड विद द राइजिंग सी लेवल। ठीक है, विद द राइजिंग सी लेवल। तो यहां पे सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो जाएगा? क्लाइमेट चेंज एक सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि जैसे जैसे सी लेवल बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो ग्लोबल सिक्योरिटी के अंडर में क्या जाएगा? जो आइलैंड नेशन है वो डूब जाएंगे। समझ में आया? कंट्रीज इन दी सदर्न अफ्रीका HIV एड्स पोज अ सीरियस थ्रेट एज 1 in 6 एडल्ट। मतलब देखो 1 in 6, हर 6 में से एक बच्चा क्या है? HIV एड्स से ग्रसित है। समझ में आया? सदर्न अफ्रीका की अगर हम बात करें तो 1 in 3 ऑफ बोत्सवाना इन द वर्स्ट केस। और बोत्सवाना में क्या हो रहा है कि हर 3 में से एक इंसान HIV एड्स से ग्रसित है। फाइन, इन 1994 जैसे तुत्सी ट्राइब जो है रवांडा में, दे फेस द थ्रेट टू इट्स एग्जिस्टेंस एज नियरली 5 लाख ऑफ इट्स पीपल वर किल्ड बाय द राइवल हुतू ट्राइब्स इन द मैटर ऑफ वीक्स। अब वही कि मतलब ट्राइबल राइवलरी के चलते क्या है, तुत्सी ट्राइब जो है तो 5 लाख लोग, मतलब ये बहुत बड़ा जेनोसाइड रहा है। और इन द मॉडर्न टाइम पर 1994 में, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये एक सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा है। क्यों? बिकॉज इट इज थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेफरेंट। समझ में आया? इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि किस आइडेंटिटी को हम क्या, मतलब किस थ्रेट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी थ्रेट और नॉट। दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू पीपल गॉट ऑल द पॉइंट्स। आपको सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है। इसी के साथ हमारा वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही जो मैंने आपको बताया है कि ये ऐसे सारे थ्रेट्स रहे जिनको आप कॉपरेशन की मदद से खत्म कर सकते हो। तो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कैसा कॉपरेशन है जो सिक्योरिटी थ्रेट से ओवरकम करने में हमारी मदद कर सकता है। We'll be discussing that thing in the next part. ये वाला पार्ट हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अनअकैडमी प्लस पर मैं क्लास 9th और 10th को पढ़ाता हूँ। क्लास 10th का जो कोर्स है वो टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है। फाइन, उसी के साथ साथ
क्रैश कोर्स भी चल रहा है जिसमें हम सिलेबस रिवाइज करते जा रहे हैं, एंड सेम इज दी फॉर क्लास 9th ऑल्सो. तो इफ यू पीपल आर taking any of the subscription on Unacademy, you can use the code DIGRAJ Digraj and get the maximum discount on Unacademy. ठीक है, उस समय पे जो भी डिस्काउंट प्रिवेल कर रहा होगा, you can avail that discount by using Digraj code on taking any of the subscription in any category, be it NEET, CUET, JEE वगैरह जो भी. ठीक है, आप JEE तो करोगे नहीं खैर, लेकिन जैसे CUET वगैरह, UPSC सारे सब्सक्रिप्शन में. क्लियर हुआ? अभी के लिए इस क्लास को हम यहाँ पे करते हैं समाप्त. तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए. अभी साइन ऑफ करता हूं. विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, कॉपरेशन की मदद से कैसे इन थ्रेड्स को टैकल किया जा सकता है, वो पढ़ेंगे. तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए. साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल. थैंक यू वेरी मच.